हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बड़े दिनों से केमिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं बना रहे थे, लेकिन आज आए हैं आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर लेकर के। और इस चैप्टर का नाम आप सबको पता होगा क्योंकि आप अपने स्कूल कोचिंग में ये चैप्टर शुरू कर चुके होंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यानी कि हमें पहले जानना यह है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और फिर वो इक्वेशन में कैसे हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो दो बातें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, सारी बातें करेंगे, लेकिन इन बातों को डिस्कस करने से पहले हम क्लास 9th में आपको लेके जाएंगे और बताएंगे कि क्या होता है केमिकल चेंज और क्या होता है फिजिकल चेंज। जब तक आप केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को नहीं जानेंगे तब तक ये जान नहीं पाएंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होंगे, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें जाना कहाँ पड़ेगा? केमिकल चेंजेस के पास। क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल चेंज ही असल में कहते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस एक दूसरे का सिनोनिमस है। यानी कि इसके बदले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बदले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो केमिकल चेंजेस आर दी केमिकल रिएक्शन, सिंपली। तो जानना यह है कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। तो हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस का होना पहले तो बात तो बहुत ज़रूरी है। अब ये चेंजेस इतना ज़रूरी है तो हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं किसको? मैटर को। तो मैटर में होने वाले सारे चेंजेस को भी हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री में। तो चेंजेस को स्टडी करने से पहले कि मैटर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को समझने के लिए हमें जानना ये पड़ेगा कि मैटर से एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो हर मैटर के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मैटर की, किसकी बात करें? प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की अगर बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है आपको। कितने तरह के? एक को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और दूसरे को हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैं बस एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से किस प्रकार अलग अलग है। जो हमारे पियर्सन के लेक्चर्स को अटेंड किए हैं उसको पता होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको हम बता रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज असल में क्या होता है। तो जब आपके पास कोई मैटर होता है, उस मैटर की वो सारी प्रॉपर्टीज जिसको आप ऑब्जर्व कर लें, क्या कर लें? ऑब्जर्व कर लें, या फिर उसको आप मेज़र कर लें। तो वह सारी प्रॉपर्टीज जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, इट मीन्स ऑल द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद अ मैटर आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? ऑल द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल properties are called physical properties. All the what kind of properties? Observable and measurable, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब देखें, जिसको ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं तो ऐसा करने के दौरान आपको उस मैटर की केमिकल आइडेंटिटी में कोई बदलाव नहीं लाना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो उसके लिए मैटर की केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं लाना पड़ेगा। अब ये केमिकल आइडेंटिटी क्या होता है ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। केमिकल आइडेंटिटी की बात भी आपको समझ आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे अब? अ फिजिकल प्रॉपर्टी, अ फिजिकल प्रॉपर्टी can be identified without changing the chemical identity of the substance।
यानी कि सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी को बिना चेंज किए हुए फिजिकल प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इस बोर्ड का कलर कैसा है? इस बोर्ड का कलर वाइट है। क्यों? इसके लिए क्या आपको इस बोर्ड के केमिकल आइडेंटिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज लाना पड़ा? तो आपका जवाब होगा ना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। आपने अपने आंखों को खोला और देखा। अगर आपको कलर का ज्ञान है तो आप बता देंगे कि ये क्या है, वाइट है। और इस बोर्ड पे जो लिखावट है, ये लिखावट किस कलर का है? ये ब्लैक कलर का है। यानी कि जो कलर होता है वो कलर एक्चुअली में फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुदरत ने क्या दिया है? सेंस ऑर्गन्स दिया है। क्या दिया हुआ है? सेंस ऑर्गन्स। यानी कि ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या है? सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन्स आपको तो पता ही होगा, इसको हिंदी में ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। जैसे कि आपकी आंखें हैं जिससे आप देख सकते हैं, आपका नाक है जिससे आप सूंघ सकते हैं, आपकी ज़ुबान है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं, आपके कान है जिससे आप सुन सकते हैं, आपका स्किन है जिससे आप फील कर सकते हैं कि कोई सॉफ्ट है या हार्ड है। समझ में आ रही बात? तो सेंस ऑर्गन से आप सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको आप मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है? मेजरमेंट भी दो तरह का होगा। फिर एक को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव मेजरमेंट, एक को बोलेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। अभी हम बात क्या कर रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या करके? विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी, विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी में बिना कोई बदलाव लाए अगर आप उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लिए तो दैट मस्ट बी द फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या हो सकता है? अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कलर क्या हो जाएगा? कलर क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। शेप क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो भी क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी तरह से टेस्ट भी क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। टेस्ट भी क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो अपीयरेंस होता है वो भी क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह से कोई सब्सटेंस हार्ड है कि नहीं, यानी कि हार्डनेस भी क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं। रफनेस भी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी तरह से मास भी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। मास भी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें से मास और वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हैं कि नहीं? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिक्स में आप इसको एक अलग नाम देंगे, इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो इनमें से सारे जो आपके पास टर्म्स हैं, इनमें से कुछ आपके फिजिकल क्वांटिटी भी हैं जिसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इतने एग्जांपल्स मेरे ख्याल से काफ़ी है आपको समझने के लिए। यानी कि कलर है, शेप है, फिजिकल स्टेट है कि नहीं, और उसका टेस्ट है, उसका अपीयरेंस है, उसमें हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, रफनेस है, उसका मास क्या, उसका वॉल्यूम क्या, ये सब के सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल है एंड मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, एंड दीज प्रॉपर्टीज कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ तक बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप बोलेंगे सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक बार समझ आ जाए तो आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किसको? केमिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ये मैटर की उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जिसका पता सिर्फ और सिर्फ लगाया जा सकता है जब उस मैटर के केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज आए। यानी कि अ केमिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद अ सब्सटेंस कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड व्हेन देयर इज अ चेंज इन इट्स केमिकल आइडेंटिटी। जब उसकी केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज लाया जाए तभी उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं। यानी कि क्या कहेंगे हम लोग? अ केमिकल प्रॉपर्टी, अ केमिकल प्रॉपर्टी कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड बाई changing the chemical
आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी को जब चेंज करें, केमिकल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जैसा कि हमारे पास आयरन है तो आयरन के पास आयरन के एटम्स होंगे, हमारे पास वाटर है तो वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, ये उसकी केमिकल आइडेंटिटी है। ये अगर बिना बदले कोई प्रॉपर्टी पता लग जाए तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर इसको बदलना पड़े और तब वो प्रॉपर्टी का आपको ज्ञान हो तब वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो एक्चुअली में क्या है, केमिकल आइडेंटिटी। अगर केमिकल आइडेंटिटी बदल के उस प्रॉपर्टी का पता लगाया जा सकता है तो वह प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी को बिना बदले उस प्रॉपर्टी को आप पता लगा सकते हैं तो उसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ऑल द केमिकल रिएक्शंस एसोसिएटेड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या आपका केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन के साथ एसोसिएट हो गया, तो ऑफ कोर्स हो गया। यानी कि आप क्या बोलेंगे, जो केमिकल रिएक्टिविटीज होती है, केमिकल रिएक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसी तरह से कंबस्टिबिलिटी, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप सबको पता है कि कंबशन एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो कोई सब्सटेंस कंबशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंबशन में लेके जाना पड़ेगा। अगर उसका कंबशन हो गया तो उसके अंदर कंबस्टिबिलिटी है, अगर नहीं हुआ तो उसके अंदर कंबस्टिबिलिटी नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टी का पता तभी लगाया जा सकता है जब उसके अंदर कोई केमिकल चेंज हो जाए, यानी कि उसकी केमिकल आइडेंटिटी जब बदल जाए। इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बीच का जो डिफरेंस है वो बेहद अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब जब हम इस बात को समझ गए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिजिकल चेंज की तरफ। जब तक फिजिकल चेंज नहीं समझेंगे तब तक केमिकल चेंज भी नहीं समझेंगे, और फिजिकल और केमिकल चेंज जब समझ जाएंगे तभी इस चैप्टर पे हमारा कमांड हो पाएगा। इसको समझे बिना इस चैप्टर को पढ़ना बेकार बात है। यानी कि हम लोग अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ इस बोर्ड पे दोनों बातें लिखने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़। सॉरी, प्रॉपर्टीज़ तो बात हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले फिजिकल चेंजेस और दूसरी तरफ पढ़ेंगे हम लोग केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस को आप बदल के क्या लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखें, ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बने, क्या कह रहा हूं मैं, ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बने वो उधर चला जाएगा, मतलब वो केमिकल चेंज हो जाएगा। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस कभी ना बने वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। यानी कि जब भी फिजिकल चेंज होगा, अ न्यू सब्सटेंस, सॉरी इसमें तो नहीं बनेगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा फिजिकल चेंज होने का मतलब। जब इसका मतलब जब फिजिकल चेंज होगा तो नया सब्सटेंस नहीं बना, मतलब सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो चेंज असल में आया कहाँ, तो हम देखेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। और जब केमिकल चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंस ऑलवेज, हमेशा होगा ना, ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। हम लोग अभी सिंगुलर लिख रहे हैं, हो सकता है ये एक से ज़्यादा भी बन सके। ठीक है, तो नया सब्सटेंस जब भी बनता है तो ये क्या दर्शाता है, नया सब्सटेंस बन गया, मान लेते हैं हमने सोडियम को पानी में डाला, तो सोडियम को पानी में डाला तो उसमें एक केमिकल चेंज होता है, उसमें एक केमिकल चेंज होता है। अब इस केमिकल चेंज में जो हमारा सोडियम का केमिकल कंपोजिशन है, सोडियम सिर्फ सोडियम के एटम से बना हुआ था,
क्या वो सेम रह गया या वो बदल गया। अगर वो बदल गया तो वो केमिकल चेंज हो गया, अगर नहीं बदला तो वो केमिकल चेंज नहीं हुआ। यानी कि जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तो असल में क्या चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। ठीक है, यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो क्या बदल जाएगा, केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा। और यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स व्हाट, सेम। केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा कब, जब फिजिकल चेंज होगा। और जब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाएगा। केमिकल कंपोजिशन का मतलब केमिकल आइडेंटिटी, कि किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। देखें, जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, यही मेन बात है फिजिकल और केमिकल का, बाकी बातें सब बकवास है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जब फिजिकल चेंज होगा, किताबों में लिखा रहता है कि ये हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। समझ में आ रही बात, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। क्लास 6 में आप पढ़ लिए होंगे कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। इसीलिए जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, कह सकते हैं ऐसा कि मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, बट दे कैन आइदर बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। समझ में आ रही बात कि नहीं, कैन, यानी कि ऐसा लिखते हैं हम लोग, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब ये तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं कि रिवर्सिबल किसे कहते हैं और इरिवर्सिबल किसे कहते हैं। ऐसा चेंज जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि जिस सब्सटेंस में चेंज आया था, सेम सब्सटेंस अगर फिर से मिल जाए तो वो रिवर्सिबल है, अगर नहीं मिले तो इरिवर्सिबल चेंज है। तो आप क्या बोलेंगे आप कि जो हमारा ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये मोस्टली रिवर्सिबल होता है। यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होंगे मोस्टली क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये भी रिवर्सिबल हो सकते हैं और इरिवर्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि और इसमें ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि ज़्यादातर रिवर्सिबल या ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकते हैं और फिजिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखिए जी, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें नया सब्सटेंस बनता है क्योंकि केमिकल कंपोजिशन बदलता है। तो असल में होता क्या है, असल में आपने तो ज़रूर पढ़ा होगा कि किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स क्रिएट किए जाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। यानी कि जो एटम्स रहते हैं, एटम्स तो सेम रहते हैं, लेकिन एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बदल जाता है। तो एटम्स का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, और जब वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो नए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, जो डिफरेंट एटम्स को एक साथ बांधे रखता है। तो पुराने बॉन्ड्स जो होते हैं वो नए तरह के बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, असल में ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो इतनी बातें लिखने के बाद हम लिखेंगे कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ chemical reaction, what actually happens, old bonds are broken and new bonds are formed। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकते हैं आपको कि आपके पास नाइट्रोजन एक गैस है और दूसरा गैस है हाइड्रोजन। इन दोनों को अगर मिलाएंगे आप तो आपको एक गैस मिलेगा NH3। ठीक है, यहाँ देखें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, इस तरह का बॉन्ड बना हुआ होता है, और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था इस तरह का। इस तरह के बॉन्ड्स थे अलग अलग, इसमें अलग बॉन्ड्स थे, इसमें अलग बॉन्ड्स थे। लेकिन जब यहाँ एक नया सब्सटेंस बनता है तो इसमें नाइट्रोजन के साथ अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरह से। तो जो पुराने बॉन्ड्स थे ये क्या करेंगे, टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। समझ में आ रही बात। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा इसमें ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ड्यू टू दिस
chemical composition changes, and when there is a change in chemical composition a new substance is formed. इसी new substance को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ तक तो बात बेहद समझ आ ही गई होगी कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या होता है और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है। अब एग्जाम्पल तो हम लोग देंगे ही। इस चैप्टर में पूरी तरह से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल तो हमको देने की ज़रूरत है नहीं शायद। जैसा कि हमने इस दीवार पे कलर कर दिया, फिजिकल चेंज है। समझ में आ रही बात? मैंने एक रॉड को मोड़ दिया, फिजिकल चेंज है। मैंने आइस को पिघला दिया, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब आइस पिघलता है तो आइस के मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आता है, बल्कि आइस एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होता है। मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस। मॉलिक्यूल्स पहले क्लोजली पैक थे आइस में, अब जो वाटर बन जाता है तो वो लूजली पैक हो जाता है। मॉलिक्यूल्स में अगर कोई बदलाव नहीं आए, इसका मतलब अगर केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आए और नया सब्सटेंस नहीं बने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही होगा, और जो डाउट्स थे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। देखें, अब दो टर्म जानना है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और एक प्रोडक्ट होगा। और हमेशा रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में होगा? प्रोडक्ट में होगा। यानी कि रिएक्टेंट कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स जो होते हैं, सब्सटेंस विच take part in a chemical reaction। वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम लोग एक मान के चल रहे हैं, ठीक है। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या है? ये न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस formed as a result of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन की वजह से जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। और वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि कन्वर्टिंग इनटू, यानी कि ये क्या बता रहा है? कन्वर्टिंग इनटू। क्या बता रहा है? कन्वर्टिंग इनटू, मतलब रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, इन दोनों के केमिकल कंपोजिशन में कोई सेम होगी। यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो होगा हमारा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बराबर नहीं होगा किसका? केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट एक अलग सब्सटेंस है, प्रोडक्ट एक अलग सब्सटेंस है। यानी कि रिएक्टेंट में जो था प्रोडक्ट में वो नहीं है, मतलब प्रोडक्ट एक कैसा सब्सटेंस है? न्यू सब्सटेंस है। और इसी न्यू सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट नाम देते हैं। आई होप आपको तो यहाँ तक बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस होंगे, एक रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा। ये एक भी हो सकता है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम लोग एक को बस डिफाइन किए। दिस कैन बी मैनी मोर रिएक्टेंट्स कैन रिएक्ट टू फॉर्म मैनी मोर प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? यहाँ तक तो बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। अब देखें, यहाँ तक समझ गए तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसी रिएक्शन का। उसमें आप बताएंगे, किसी केमिकल चेंज को हम लिखते हैं और उसमें आप बताएंगे कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। अब आपको बताना है कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं और इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है।
रिएक्टेंट ऑब्वियसली आयरन है, तो बस आयरन आयरन के साथ रिएक्ट करेगा या आयरन किसी और चीज़ों के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप सबको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि आयरन हो जाएगा, साथ में कौन हो जाएगा, और जितने सारे रिएक्ट करते हैं सबको आपस में प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और ये वाटर एज अ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि वाटर भी है किसके फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में। और प्रोडक्ट में क्या बनता है, रस्ट बनता है। क्या बनता है, रस्ट। रस्ट को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी बात को लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंटेंस में अगर लिखना चाहेंगे, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज रस्ट। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी एक केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट लिखेंगे, एक तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी कि रिएक्टेंट में कौन कौन है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, और ये सब मिलके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कन्वर्ट होने के प्रोसेस को आप किससे दिखाएंगे, एरो से। किसमें क्या बन रहा है, रस्ट बन रहा है। ये जो हमने लिखा ये इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन कि कुछ पहले एक तरफ हम जैसे 3 + 2 जोड़ के क्या कर दिए, 5 कर दिए, तो 3 + 2 मिलके क्या हो गया, 5 हो गया। इधर हो गया LHS, इधर हो गया RHS, तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो ये भी हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग वर्ड्स यूज किए। क्या यूज किए हैं, वर्ड्स, इसीलिए इसको कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। यानी कि जब किसी केमिकल इक्वेशन को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग प्लस साइंस इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर यूज एंड एरो इज यूज विच रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। आई होप आपको ये वर्ड इक्वेशन का मामला समझ में आया होगा। तो कभी कभी आपको वर्ड इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको केमिकल इक्वेशन तक पहुंचना होता है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है वहां तक तो हम पहुंचेंगे ही। उससे पहले आज हम जान लेंगे एक और बात कि जब कोई केमिकल चेंज होता है तो पता कैसे लगेगा कि केमिकल चेंज हो गया। क्या हम उस सब्सटेंस के अंदर घुस के देखेंगे कि इसके अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन है, तो ऑफ कोर्स नहीं देखेंगे। किसी केमिकल चेंज का होने का पता लगाया जा सकता है फिजिकल चेंजेस से, यानी कि जब कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, और वो फिजिकल चेंजेस आपको मदद करता है कि भाई केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको कोई नया स्मेल मिल जाएगा केमिकल चेंज होने की वजह से, कभी कभी कलर में कोई चेंज आ जाएगा, असल में उसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है लेकिन आपको ऑब्जर्व होगा कि कलर चेंज हो गया। कभी कभी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, कभी कभी टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर या तो घट जाएगा। ये सारी बातें हो सकती है। तो एक साथ हम इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आपको बताएंगे कि केमिकल चेंज हो गया है। समझ में आ रही बात। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक्चुअली क्या होते हैं, फिजिकल होते हैं ऑब्जर्वेशंस, या फिर फिजिकल चेंजेस, है ना, जो क्या करता है, विच हेल्प अस टू determine whether a chemical reaction take place। क्या लिखा मैंने कि वो सारे ऑब्जर्वेशन या फिर वो सारे फिजिकल चेंजेस जो आपको मदद करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का चेंज होना एक फिजिकल चेंज है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा होने से उसके अंदर कोई केमिकल चेंज आ गया हो। ये एक फिजिकल चेंज है, लेकिन इसके वजह से आप पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। शायद ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको मदद कर सकता है क्या पता करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा आप पता कर सकते हैं चेंज इन
टेम्परेचर से, किससे? टेम्परेचर के चेंज से कंटेनर गर्म हो जाता है या फिर कंटेनर ठंडा हो जाता है। तीसरा आप देख सकते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चौथा आप देख सकते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है चेंज इन टेम्परेचर, तो हो ही गया, वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, दिस इज व्हाट इवोल्यूशन ऑफ गैस। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई। कभी कभी क्या हो सकता है, एक और पॉइंट हो सकता है जो आप नहीं भी लिखने से काम चल जाएगा, लेकिन लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब ये तब पढ़ाएंगे जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। जब आपको क्या पढ़ाएंगे, जब आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे हम आपको कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो ये 5 बातें मोटे तौर पे मदद कर सकती है आपको कि कोई केमिकल चेंज हुआ कि नहीं, ये आपको पूरी तरह से रट लेना है। जब हम लोग आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो उसमें आप ये होते हुए भी देखेंगे, ये होते हुए भी देखेंगे, यानी कि चेंज इन फिजिकल स्टेट होते हुए भी देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर होते हुए भी देखेंगे, कलर में चेंज होते हुए भी देखेंगे, गैस को इवॉल्व होते हुए भी देखेंगे, प्रिसिपिटेट को बनते भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे जब कोई केमिकल चेंज होगा, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से आप पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। आज हम एक फाइनल टॉपिक, लास्ट टॉपिक पढ़ा के आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं, वो है केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं, है कि नहीं। केमिकल इक्वेशन पहले आपको समझा देते हैं, फिर आपको मामला समझ आ जाएगा। जैसा कि मैं एक चेंज लिख रहा हूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। कैसे जलता है ये? इस चेन को अगर आप लिखेंगे सेंटेंस में तो आप लिखना पड़ेगा कि व्हेन क्लीन्ड, क्लीन क्यों लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम को साफ करना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों होता है, इसका सवाल का जवाब हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। क्लीन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन एयर, एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे जब, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सेंटेंस में जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखना, कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे किसमें, एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम oxide, magnesium oxide is formed and white dazzling flame is produced। यानी कि मैग्नीशियम जब जलता है तो कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करता है, डैजलिंग वाइट। जैसे इस कमरे में अभी बल्ब जल रहा है, इस बल्ब की जो रोशनी है दिस इज डैजलिंग वाइट। समझ में आ रही बात? काफ़ी ज़्यादा जब सफ़ेद हो, काफ़ी ज़्यादा जब वाइट हो, उसको आप बोलते हैं डैजलिंग वाइट। आ रही है बात समझ? तो जब मैग्नीशियम जलता है तो वो कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करता है, डैजलिंग वाइट। ठीक है, इतनी सारी बातें आपने लिखी, ये एक केमिकल चेंज हुआ। लेकिन अगर आप इनमें जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं ये पता कर लें कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है, तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट ऑब्वियसली मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो आप तो मैग्नीशियम लिखेंगे ही, और जब जलाएंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? अब इसी वर्ड इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। समझ में आ रही है? कैसे? मैग्नीशियम के जगह पे हम लोग मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिए। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। और एक इम्पोर्टेंट बात
वो हम बता देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किस फिजिकल स्टेट में है वो भी आप बता सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड के लिए हम लोग सिंबल देते हैं एस, और ऑक्सीजन गैसेज स्टेट में तो इसके लिए देते हैं हम लोग जी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, इसके लिए हम लोग क्या देंगे, सॉलिड। और इसमें क्योंकि जलता है तो जलने की वजह से हीट इवॉल्व होता है, तो प्लस हीट भी लिख सकते हैं आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इस तरह से लिखना जिसमें हम लोग क्या यूज़ करें, प्लस यूज़ करें, एरो यूज़ करें, है ना, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स यूज़ करें, तो ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको डिफाइन करने के लिए आप बोलेंगे कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिर्फ सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे प्लस भी एक सिंबल है, एरो भी एक सिंबल है, MgO भी एक तरह का सिंबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, S भी सिंबल है, G भी सिंबल है, S भी सिंबल है। तो सिर्फ सिंबल्स ही अगर लिखे हम लोग और कोई वर्ड नहीं लिखे हैं, समझ में आ रही बात, कोई सेंटेंस नहीं लिखे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। तो एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम अगले क्लास में कुछ केमिकल इक्वेशंस को करके बता देंगे आपको कि कैसे उसको किया जाता है। केमिकल आपको रिएक्शन दिया हुआ रहे, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आज तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज हम आपको लास्ट बात बता देते हैं कि जब आपको फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे। सॉलिड के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करेंगे, यानी कि जब आपको फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करना हो तो सॉलिड के लिए आप यूज़ करेंगे ब्रैकेट के अंदर S। जब आपके पास कोई लिक्विड दिया हुआ रहे और ये प्योर लिक्विड हो तो उसके लिए आप ब्रैकेट में यूज़ करेंगे L, और अगर कोई गैस हो तो उसके लिए ब्रैकेट में यूज़ करेंगे स्मॉल g। और अगर आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन ही मौजूद हो, क्या मौजूद हो, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसके लिए आप लिखेंगे क्या, AQ। अगर गैस इज इवॉल्विंग फ्रॉम अ लिक्विड, अगर किसी लिक्विड से गैस इवॉल्व होता है तो इसके लिए हम लोग क्या देंगे, एरो अप, एरो ऊपर की तरफ। और अगर प्रिसिपिटेट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट अगर दिखाना है आपको तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के लिए आप दिखाएंगे एरो डाउन। ठीक है, क्या दिखाएंगे, एरो डाउन। और अगर हीट की ज़रूरत पड़ती है किसी रिएक्शन में तो हीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक स्मॉल ट्राइंगल विच इज़ डेल्टा, विच इज़ डेल्टा। तो ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ, और गैस जब इवॉल्व हुआ किसी लिक्विड से बाहर की तरफ तो एरो अप, और जब प्रिसिपिटेट बने तो एरो डाउन। क्यों एरो डाउन होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बातें आज के लिए आप याद रखेंगे। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करना पड़ता है और बैलेंस कैसे किया जाता है, और भी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कोई केमिकल चेंज दिया हुआ रहे, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ रहे, उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखा जा सकता है आसान तरीके से। तो बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन सारी बातें और डिटेल में करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।